नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से टॉप 10 क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन के जरिए हम कुछ नया अप्रोच और कुछ नया कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन के ऑप्शन को जल्दी से सिलेक्ट किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, 1 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5 प्लस 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 करेंगे 20 पे पावर 5 करें तो इन सबको जोड़ने पे जो इकाई अंक होगा वह क्या होगा, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप कहीं क्लास के होंगे या आपको पता भी होगा कि 1 से लेकर के 9 तक जितने भी अंक है, अगर इकाई पे 1 से लेकर 9 तक आए और आपको यूनिट डिजिट निकालना बोला तो सबकी साइक्लिसिटी क्या होती है, सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है। मतलब 4 के बाद वो फिर से इकाई अंक क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेकर के 9 तक अगर हम 4 के बाद पावर 5 करेंगे तो इकाई अंक उतना ही आएगा जितना 1 से लेकर के 9 तक के इकाई अंक निकाला जाए जब पावर 1 हो। मतलब 1 पावर 1 हो तो इकाई अंक उतना ही आएगा और पावर 5 हो तो इकाई अंक उतना आएगा, क्योंकि 4 के बाद फिर 5वें में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जहां भी पावर 5 लिखा हो इसको हम पावर 1 करके लिखेंगे। 1 पर पावर 1 1 होगा, 2 पर पावर 1 2 होगा, 3 पर पावर 1 3 होगा और ऐसे करते जाएंगे तो प्लस 20 पर पावर 1 कितना होगा, 20 होगा। मतलब अब इसका हमको सम निकालना है, इसमें कितने नंबर है, टोटल है 20। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो बताइए क्या हो जाएगा, 20 गुना 21/2। यहाँ से करोगे तो कितना होगा, 10। अब सीधी सी बात है, जब गुना करोगे इसको तो इकाई अंक पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये चीजें हमें समझना था कि साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 के बाद 5 अगर पावर करेंगे तो उतना ही आएगा जितना 1 पावर करने पे आता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें कि एक विषय में 13 छात्रों का औसत अंक 66 है। यदि पहले 7 छात्रों का औसत अंक 67 है और अंतिम 7 छात्रों का औसत अंक 69 है तो 7वें छात्र का अंक बताओ। मतलब बीच में जो आ रहा है ना, 2 बार आ रहा है, उसकी वैल्यू हमें बताना है। हम देखिए आपको कई बार बता चुके हैं एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट, तो एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट से ही आपको बताते हैं। ओवरऑल एवरेज कितना है, ओवरऑल एवरेज कितना है, 66। क्लियर है, ओवरऑल एवरेज 66 है। प्रथम 7 का कितना है, 67। इससे कितना ज्यादा है, इससे 1 ज्यादा है। 67 66 से 1 ज्यादा। इसमें कितने लोग हैं, इसमें 7 छात्र हैं। उसके बाद आगे क्या बोला गया, जो लास्ट 7 स्टूडेंट है उसका 69 है, तो एवरेज से 69 कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। इसमें कितने स्टूडेंट थे, 7। तो हमें अगर बीच वाला निकालना हो तो 66 प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा 7, इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना, 21। इसको जोड़ देंगे, अगर यहाँ नीचे आता माइनस तो माइनस के साथ जोड़ते, प्लस के साथ आ रहा है तो प्लस के साथ जोड़ देंगे दोनों को, कितना हो जाएगा 21। इसको जोड़ेंगे तो देखिए अभी का 7 छोड़ 13 और 13 एक क्या हो जाएगा, 14। इकाई अंक 4 आएगा और ऑप्शन में एक ही इकाई अंक 4 है, वह 94। अब जोड़िएगा तो 94 आएगा। लेकिन जितना जल्दी आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो उतना ही ज्यादा टाइम आप एग्जाम में बचा लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को ऊपर ध्यान से देखिए, इसका मान हमें पूछा गया है। आपको फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ab। कितना होता है, 4ab। अब आप ध्यान रखिए, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 4 के मल्टीपल का होगा। आप ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 4 के मल्टीपल का है, नहीं। 84 4 के मल्टीपल का, हाँ है। 42 4 के मल्टीपल का है, नहीं। ए भी कैंसिल हो जाएगा, 84 है, हाँ। अब हम 2 ऑप्शन में फंस गए। अब ध्यान रखिए 2 ऑप्शन में अगर ढंग से देखें तो 3 डिजिट तक दोनों में समान है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो जब कभी भी आपके पास कोई चारा नहीं बचे तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। 4 गुना ए की जगह पर 203, बी की जगह पर 107। तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 4 गुना 5 और गुना कितना हो जाएगा, 8। 5 चौके 20, 20 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 2। 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो हो जाएगा 7। अब देखेंगे जिसमें डिजिटल सम 7 मिल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए
जब भी आप डिजिटल सम करते हैं तो 9 मिले तो उसको हटाते जाइए। ये हो गया 8, इसमें से एक जाएगा तो बचे हो जाएगा 9, 8 इसमें से एक जाएगा हो जाएगा 9, 8 इसमें से एक जाएगा होगा 9, और 4 4 कितना हो गया 8। डिजिटल सम कितना आ रहा है टोटल 8। इसका मतलब ए भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बोलिएगा तो इसको चेक करके भी एक बार दिखा देते। 8 और एक 9 यहाँ कितना बचा 5, 8 एक 9 यहाँ बचा 4, 8 एक 9 यहाँ बचा 3, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 7। डिजिटल सम कितना आ गया 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो आप हर मेथड को लगाना सीखिए। डिजिटल सम यूनिट डिजिट यहाँ पे इसलिए नहीं लग पाता, इसके लास्ट 3 डिजिट ना सेम सेम थे, तो हम कोई भी चीज लगाते तो हमारा फेल ही हो जाता। क्लियर है। आशा करते कि आपको समझ में आया होगा। आपको हर तरीका आना चाहिए, मल्टीपल, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, लेकिन डिजिटल सम लगाइए सबसे एंड में, जब आपके पास कोई चारा नहीं बचे तो लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया है। बोला गया है कि इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक नगर निगम चुनाव में 3 उम्मीदवार संतोष, रवि और विपिन ने चुनाव लड़ा। उन्होंने प्राप्त वैध मतों का अनुपात, एक को मिला 11, एक को मिला 4, एक को मिला 9। यदि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 8,350 मतों से हराया, मतलब ये दोनों के बीच में एक विजेता रहा होगा, एक सेकंड रनर अप रहा होगा, तो उस चुनाव में कुल कितने वैध मत डाले गए। सबसे पहले कुल वैध मत, अगर इसको आप जोड़ के देखिए तो कितना हो जाता है, जोड़ने के बाद इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 20 4 24। इसका मतलब 24 के मल्टीपल का होगा, 24 का नहीं होगा, 3 के मल्टीपल का तो जरूर होगा। अब 3 के मल्टीपल देखिए तो 2 1 3 यहाँ पे मिलता है, 2 1 3 यहाँ पे मिलता है, 2 1 3 यहाँ पे मिलता है, 9 1 10, ये ऑप्शन में नहीं होगा। लेकिन हम 3 ऑप्शन में फंस चुके हैं। अब तो चारा भी नहीं है, 12 का मल्टीपल भी नहीं दे सकते हैं, 24 का मल्टीपल कहाँ देखेंगे। तो अब ऐसे कंडीशन में आप क्या कीजिए, आप देखिए अभी जो डेटा है इसका भी यूटिलाइज का, अगर यहाँ पे 3 का मल्टीपल 1 होता तो वो हमारा आंसर हो जाता। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ये बोला गया है इसमें कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। कितना है दोनों के बीच का अंतर, अंतर है यहाँ पर 2 का। और 2 का मान कितना दे रखा, 2 का मान दे रखा 8350। हमसे कितना का मान पूछा गया, 24 का मान पूछा गया। 24 का मान कितना होगा। अब ध्यान रखिए कितना से मल्टीप्लाई करके आया होगा, 12 से, तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसमें 12 से मल्टीप्लाई करने जाएगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक कैसे कीजिएगा, हम एक बार समझा देते हैं। गुणे कितना हो जाएगा 1, ध्यान रखिए यहाँ 0 है, इसका मतलब एक 0 तो आएगा। अब आप ध्यान रखिए यहाँ पे 5 है, तो एक बार जब ये गुना होगा तो एक 0 और मिलेगा, मतलब 2 0 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या देखें, एक 0 तो मिल गया था, कहाँ से मिला था, एक 0 मिल गया था क्योंकि ऑलरेडी 0 था इसमें। अब यहाँ 5 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को गुना करके भी एक 0 और मिलेगा। तो हम देखिए इस मेथड से इसको सोल्व के, हर बार गुना करने की जरूरत नहीं, आप कुछ कॉन्सेप्ट लगा के इसको भी सोल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहले खिलौने को 1500 रुपये में 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरा खिलौना 2800 रुपये में 50% नुकसान पर बेचा गया, तीसरा खिलौना का 3500 रुपये में 25% लाभ पर बेचा गया, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान रखिए इस पूरे क्वेश्चन में क्रय मूल्य कहीं नहीं दिया हुआ, सबका विक्रय मूल्य दिया हुआ, बिना क्रय मूल्य निकाले थोड़ा सोचना मुश्किल था। क्लियर है। तो आप यहाँ से और ध्यान रखिए, सब जितने भी विक्रय मूल्य सब में क्या लिखा हुआ है, 1500 में 2 0 घटा देंगे, 2800 में 2 0 और 3500 में 2 0। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना, परसेंटेज में सब में सेम कट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए पहले में क्या हो रहा है, 25% का लाभ। 25% मतलब कितना होता है, होता है 1/4, मतलब 4 रुपया में खरीदा होगा और 5 रुपया में बेच रहा होगा। और इस 5 का मान कितना दे रखा है, 15, 15 मतलब 3 से गुना क्या होगा, एक का लाभ होगा, मतलब 3 रुपया का उसमें लाभ हो गया। और क्रय मूल्य कितना होगा, इसमें 3 से गुना करोगे तो 4 या 12 रुपया क्रय मूल्य हो गया। पहला खिलौने का काम पता चल गया। दूसरे खिलौने में बोला कि 50% का हानि हुआ, मतलब 1/2, हमने 2 रुपया में खरीदा और 1 रुपया में बेचा। एक का दाम कितना दे रखा है 28, 1 रुपये की हानि हुई है तो कितना देगा 28 रुपये को उसकी हानि हो गई है, माइनस में लिख रहे हैं इसको। और क्रय मूल्य कितना होगा, 28 गुना 56 हो गया। तीसरे में देखिए फिर बोल रहा है कि 25% का लाभ, तो 4 से कितना हो गया होगा, 4 से हो गया होगा 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35,
7 से गुना होगा, एक का कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा 7 रुपया लाभ, क्योंकि लाभ हो रहा है यहाँ बोला गया है। आइए कितना देगा, 7 चौके 28 रुपया, खरे मूल हो गया। अब आप ध्यान से अगर यहाँ देखिए तो ये प्लस में तो हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 10, 28 में घटेगा तो उसको टोटल लाभ कितना हो गया, उसको नहीं टोटल लॉस कितना हो गया, उसको टोटल लॉस 18 रुपया का हो गया। कितने रुपए में, अभी तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए 28 और 12 हो जाएगा 40, और 56 कितना हो जाएगा 96। आपको जोड़ने भी जल्दी आना चाहिए, कैसे कैसे जोड़े जल्दी हो जाएगा। हमें तो इतना पता लॉस हो गया, इसका मतलब हमें प्रॉफिट वाले दो ऑप्शन पहले ही कट कर देना। अब इसको क्या करना है, इंटू 100 करना। अब ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिए, आप कभी प्लीज इसके बाद आप उसका वैल्यू निकालने पे मत चले, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि 10%, 10% कितना होता है 9.6, मतलब 10% तो होगा। अब कितना बच गया होगा, 10% के बाद कितना बच गया होगा, उसमें वैल्यू बच गया होगा 8.4 बच गया होगा, 9.6 गया होगा। अब 8.4 96 का कितना परसेंट है, अब ध्यान से देखिए तो 1% कितना हो जाएगा 0.96, तो 9 8 72, मतलब 8 से इसको गुना किया तो 72 जाएगा, मतलब 84 से कम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। तो आप इस कॉमन सेंस को, मतलब आप डायरेक्ट यहाँ से इस परसेंटेज को निकालना सीखिए, आपको इससे डायरेक्ट परसेंटेज निकालने आनी चाहिए, और आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ों पे तो आप जल्दी से निकाल पाएंगे। क्लियर है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि 16,875 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, एक वर्ष 8 महीने के अंत में कुल राशि 18,000 हो गई, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ध्यान रखिए क्वेश्चन इजी है, इसको सभी कोई सोल्व कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन को कितना जल्दी सिलेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन का यही चैलेंज है। तो आप खुद भी ट्राई कीजिए और आप बताइए आपने कितना जल्दी आंसर को सेलेक्ट किया, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन भी आप देखिए। चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज बताइए कि यह 16,875 था और बाद में हो गया 18,000, तो सबसे पहले ये बताइए कि कितना इसका इंटरेस्ट मिला, तो कैसे जोड़ेंगे। 18,000 16,875 है, पहले इसको बनाए 17,000 तक, 125 रुपया जोड़िएगा तो 17,000 हो जाएगा। 17,000 से 18,000 आना में 1,000 और लगा, तो टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिल गया 1,125 रुपया। अब समय की बात करते हैं, यह समय कितना है 1 वर्ष और 8 महीना, इसको भी वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग देना पड़ेगा। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 5/3 वर्ष। क्लियर यहाँ तक। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना हो गया 16,875 गुने समय, समय कितना था 5/3 गुने दर आर, और बटा कितना 100। बोलेगा इसको क्यों लिख रहे हैं, अब मैं बताता हूँ कि अब इसको सोल्व करिए, यहाँ से आर निकालिए, कितना निकालिएगा। मेरा तरीका देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे जितना जो हर में है यहाँ पे 100 और 3, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 1,125 रुपया इधर आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा और इंटू 100 आ जाएगा। इधर कितना बचेगा 16,875 इंटू 5 इंटू आर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने बताया कि हमेशा एक ही मेथड यूज कीजिए, आप क्वेश्चन के नेचर और ऑप्शन दोनों को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ध्यान रखिए इस लेफ्ट साइड में केवल केवल 2 जीरो ही मिलेगा गुना करने के बाद, और जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब जब हम इस तरफ सॉल्व करें तो 2 जीरो मिलना चाहिए, जीरो मिलने के लिए क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए, 2 जीरो मिलना चाहिए। एक 5 जब 2 से गुना होगा तो बन जाएगा 10, और एक बार ए 5 गुना होगा तो बन जाएगा 10। इसका मतलब यहाँ पे 2 बार 2 2 चाहिए, मतलब ऑप्शन में केवल किस में मिल रहा है 2 बार 2, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ जैसे अब 4 रखेगा तो इसको सोल्व कीजिएगा तो इस तरफ भी 2 जीरो हमें मिल जाएंगे, इस तरफ भी 2 जीरो मिल जाएंगे। देखिए हम इसको सोल्व नहीं किए, थोड़ा लॉजिक लगाए और सीधे आंसर को टिक किया। आप सोल्व भी कीजिएगा तो आपको 4% ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें बोला क्या गया है, ये दे दिया गया है और इसका मान पूछा। ध्यान से रखिए जो पूछा गया है उसमें ए है, और ऐसे भी ध्यान रखिए एक इक्वेशन दे रखा है, इसमें 2 वेरिएबल है। तो आप सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को जीरो माने, ए को जीरो नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ जीरो मानिएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा।
एक्स को तो जीरो मान सकते हैं, जैसे आप जीरो माने यहाँ से जीरो ए जीरो, एक्स ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया -1। अब यहाँ पे आप रखिए ए बराबर -1, जैसे आप -1 रखिए तो ये हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा हमारा +1, सब जोड़ जाड़ के तो कितना आएगा जीरो, मतलब इसका आंसर जीरो आना चाहिए। अब आप बताइए एक्स की जगह पे यहाँ जीरो रखिएगा तो नहीं आएगा जीरो, यहाँ भी रखिएगा जीरो, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ जीरो रखिएगा यहाँ भी जीरो नहीं आएगा, जैसे यहाँ जीरो रखिएगा एक्स की जगह पर जीरो तो ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा जीरो, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। इसको ऐसे बनाना, कोई बच्चा बोला ए को जीरो नहीं मानेगा, ए को नहीं जीरो माना, आप जीरो के अलावा कुछ भी मानेगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन स्टार्ट हम जीरो से करते हैं। एक्स बराबर यहाँ क्या माने थे, यहाँ एक्स बराबर जीरो माने थे, क्लियर। और इसका मान कितना आया था, इसका मान जीरो आ गया था, इसमें देखना था किसका मान जीरो आ, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे सोचना सीखिए आप, एग्जाम में तो आप जल्दी ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ क्योंकि हिंदी में जो लिखा हुआ उस ढंग से नहीं लिखा हुआ है, इसमें इंग्लिश में एक बार पढ़ के फिर मैं समझा देता हूँ। बोल रहा हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर एट ₹3.8 per kg must be mixed with the 60 kg of sugar at ₹4.6 per kg, so that by selling the mixture at the rate of ₹5.2 per kg there may be gain of 30%। इसका मतलब ये बोला गया है कि ₹3.80 वाला जो शुगर है वो कितना किलोग्राम मिलाया जाए, किसमें, ₹4.60 वाला जो शुगर है किसमें, 60 किलो में। 60 किलो इधर से लिया गया, इसमें से कितना किलो लिया जाए कि दोनों को जब मिलाओगे तो बेचते वक्त पर केजी आपको क्या बेचना पड़ेगा, मतलब ₹5.20 पर किलो आप बेचोगे तो उस स्थिति में आपको 30% का प्रॉफिट होगा, ये बोला गया है। मतलब अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए आप भी ट्राई कीजिए और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कौन सा प्रोसीजर अपनाया और कितना जल्दी आपने इसको सोल्व किया। नॉर्मली बच्चे इसको एलिगेशन मेथड से सोल्व करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एलिगेशन मेथड से ज़्यादा अच्छा एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट को समझता हूँ, तो मैं उसी मेथड का यूज करके आपको समझाता हूँ कि कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान रखिए सारे क्रैमूल दे रखे हैं तो यहाँ इसको भी क्रैमूल में बदलना पड़ेगा। अब यहाँ देखें इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 30%, इसका मतलब 130% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.2। हमें कितना का निकालना है, 100% क्रैमूल निकालना है तो 100%, यहाँ सब 10% का निकालिए तो कितना हो जाएगा, 13 से इधर भागा हो जाएगा तो 0.4 हो जाएगा। 100% निकालना है फिर 10 से गुना कर दीजिए, ₹4 हो जाएगा। मतलब कि जो क्रैमूल था ओवरऑल मिलाकर के वो ₹4 होगा। अब देखिए क्या बोला गया, हमें एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट से क्या पता है कि ओवरऑल जो होगा उसको लिखेंगे एवरेज लाइन पे ₹4 लिखा हुआ है। दूसरी बात, अब जो बेचा जब वो खरीद रहा था तो 60 किलो जब खरीदा तो उसका दाम कितना था, 4.60, मतलब इस ₹4 से कितना ज्यादा था, ₹4 से प्लस था कितना, ₹0.6, लेकिन उसने कितना किलो खरीदा, 60 किलो खरीदा। दूसरी तरफ उसने जो नया जो शुगर खरीदा था, एक जो मिलाने वाला था, उसका दाम कितना था, उसका दाम था 3.80। तो आप बताइए 3.80 इस एवरेज लाइन से कितना कम है, एवरेज लाइन से 0.2 कम है। कितना किलोग्राम मिलाया वही तो हमें नहीं पता है, तो हम इसको एक्स मान लिए। जैसे यहाँ 60 किलो मिलाया तो 60 से गुना किए। अब एवरेज लाइन कॉन्सेप्ट में एक ही चीज पढ़ा है अभी तक कि ऊपर का जो भी हो प्लस में और नीचे का जो भी हो माइनस में, दोनों का जो वैल्यू बराबर होगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि 0.2 गुने एक्स बराबर 0.6 गुने 60 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस दशमलव से उड़ाओगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 और बटा 0.2। हम डायरेक्ट कर सकते हैं सोल्व, बस समझाने के लिए इतना करो। ऊपर कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, कितना हो जाएगा, 180। मतलब एलिगेशन मेथड में क्रॉस घटाना वो सब कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें आप जल्दी से आंसर निकाल दिए और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप एलिगेशन मेथड से भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्या लगता है ना कि इसमें कैलकुलेशन का टेंशन कम होता है, तो हम इससे जल्दी निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया,
बोला क्या गया, इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं, पहले को पढ़ लेते हैं। बोला गया इसमें कि ए और बी कुछ राशियों को निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया, मतलब 8 महीने तक वो इन्वेस्ट किया, अपना पैसा वापस ले लिया, जो भी था वो ले लिया। ए और बी को 1 वर्ष के अंत में 5.9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो बोला बी का हिस्सा अगर इतना था तो ए ने कितना निवेश किया, ये पूछा गया। अब ध्यान रखिए, जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो डिपेंड करता है वो कितना इन्वेस्ट किया और कितने महीनों के लिए। ए के बारे में अगर देखें, ए अगर ए इन्वेस्ट किया होगा 8 महीना और बी इन्वेस्ट किया होगा 12 महीना, पूरे महीने से इन्वेस्ट किया, तो ए इन्वेस्टमेंट का रेशियो है और वही बन जाएगा हमारा क्या, प्रॉफिट का रेशियो। क्लियर, यहाँ सब काटिए, 9 3 तिया 9, 3 चौके 12, यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ से ए बटा बी कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब देखिए इस 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 की वैल्यू दे रखी है 36,000, मतलब इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा 6,000 से, तो हमको 36,000 मिल जाएगा। तब इसमें भी करना पड़ेगा 6,000 से, 6,000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 30,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको थोड़ा सा कोई बड़ा कर लेते हैं पढ़ने के लिए। बोला गया है इसमें कि एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य इस प्रकार प्रदर्शित किए गए हैं कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम के मालिक को 20% का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन इजी है, इसको बनाने के लिए फॉर्मूले होते हैं, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे समझिए कि एसपी दोनों कंडीशन में निकाला जा सकता है, क्रय मूल्य से भी और विक्रय मूल्य से। अगर उसका क्रय मूल्य सीपी होता तो उसको कितना लाभ हो गया, 120% मतलब 120% निकालेगा तो भी एसपी निकल जाएगा। अब देखिए अगर एमपी आपको पता हो तो कितना छोड़ दिया, 10% मतलब 90% निकालिएगा तो भी आपका एसपी निकल जाएगा, दोनों कंडीशन में एसपी निकल सकता है। अब यहाँ से देखिए आप, तो प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, और यहाँ से देखिए 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो देखिए ये हो जाएगा एमपी और ये हो जाएगा सीपी, मतलब 4:3 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, यहाँ से एमपी बटा सीपी निकालेगा तो 4 अनुपात कितना आएगा, 3 आएगा। तो आशा करते कि आपको समझ में आया होगा, हम कोशिश किए। यहाँ से देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता होगा, सीपी बटा एमपी जो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10, तो ये कितना हो जाएगा 90%, और प्रॉफिट कितना रखा है 20, तो कितना हो जाएगा 120%। यहाँ से भी देखिए परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यहाँ से भी देखिए एमपी हो जाएगा 4, सीपी हो जाएगा 3। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैं सोचा कि अगर फॉर्मूला किसी को नहीं याद हो तो वो कैसे सोचेगा। ध्यान रखिए, फॉर्मूला याद है तो फिर तो आप इसको यूज कीजिए, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या ट्राई कीजिएगा। आप ध्यान रखिए एसपी हम दोनों कंडीशन में निकाल सकते हैं, सीपी की तरफ से भी और एमपी की तरफ से। मतलब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझा देते हैं आपको, अगर आपको सीपी पता हो तो यहाँ से 20% प्रॉफिट लेकर के भी आप एसपी तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको एमपी पता है तो इसमें 10% का छूट दे के भी आप एसपी तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ तक पहुंचने का दो रास्ता था, इधर से भी और इधर से भी, लेकिन दोनों एक ही वैल्यू को बताता। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला को यूज करके सोल्व। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ, वहां हम आपको कुछ और नया सिखाएंगे। हाँ, ध्यान रखिए हम जितना वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे, और वहां से आपको कैसे ऑप्शन को जल्दी सिलेक्ट करना है वो आपको सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।